हेलो एंड नमस्कार। आप सब लोगों का स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आज मैं आपके लिए सीजीएल मेंस और सीएचएसएल का मॉक टेस्ट नंबर 3 लाया हूँ। अपन 2 मॉक टेस्ट पहले दे चुके हैं, ये इस सीरीज का तीसरा वीडियो है। ठीक है, इसके अंदर अपन जो प्रीवियस ईयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं या आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, और मैं आपके लिए वही क्वेश्चन लाता हूँ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछे जाते हैं और पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। उन क्वेश्चनों को अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो अपन शुरू करते हैं। तो अपने पास जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है ये एक्चुअली दोनों लैंग्वेज के अंदर होगा। ये हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा। ठीक है, तो ये जो पहला क्वेश्चन है, एक्चुअली इस क्वेश्चन को आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करिए और खुद से हल करने की कोशिश करें, ताकि आप इस वीडियो का जो कंसेप्ट है वो अगर आप खुद से हल करते हैं तो आपको एक बार में समझ आने लग जाएगा, और अगर आपको नहीं आता तो आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, पर पहले खुद से करने की थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए या खुद से करने की थोड़ी सी कोशिश करिए आप। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन बोल रहा है ये बोल रहा है कि P एक कार्य को जो P है ये किसी कार्य के 5/8 भाग को 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, और Q उसी कार्य के 3/4 भाग को 30 दिन में पूरा कर सकता है। ये बोल रहा है उन्होंने 8 दिन तक एक साथ कार्य किया और फिर P चला गया। ठीक है, P ने काम छोड़ दिया। Q अकेले कार्यों को करते हुए शेष कार्यों को पूरा करने में कितना समय लेगा, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो अपने पास यहाँ दे रखा है कि जो P है ये किसी कार्य के 5/8 भाग को कितने दिन में कर रहा है, ये 15 दिन के अंदर कर रहा है। ठीक है, तो वो जो पूरा कार्य है उसको कितने दिन में करेगा, वो कर देगा 8/5 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 5 × 5 5 × 15 8 × 24, तो मतलब 24 दिन में वो पूरा कार्य कर देगा P। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे बोल रहा है कि जो Q है ये इस कार्य के 3/4 भाग को ये 30 दिन के अंदर कर रहा है। तो इस पूरे कार्य को करने के लिए अपन क्या करते हैं, 4/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब इसके उल्टे से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अपने पास Q द्वारा कितने दिन में जो कार्य किया गया वो आ जाता है, तो ये हो जाएगा 40 दिन में, मतलब जो Q है उस कार्य को 40 दिन में कर देगा। ठीक है, तो अपने पास P कितने दिन में करेगा, 24 दिन में करेगा, और जो Q है ये 40 दिन में उस कार्य को पूरा करेगा। ठीक है, अब अपन इन दोनों को क्या करते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं, जो आएगा 120। ठीक है, तो इससे अपने पास जो P की एफिशिएंसी है वो तो आ जाएगी 5, और जो Q की एफिशिएंसी है 40 का भाग 120 में दिया तो ये हो जाएगा 3, तो Q की एफिशिएंसी आ गई अपने पास 3। ठीक है, और इन दोनों की जो टोटल एफिशिएंसी है वो कितनी हो गई, 8। ठीक है, और आगे बोल रहा है कि उन्होंने 8 दिन तक एक साथ कार्य किया। ठीक है, तो टोटल कितना कार्य कर रहे हैं, इनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 8, और ये 8 दिन तक साथ कार्य कर रहे हैं, मतलब ये एक साथ 64 कार्य कर लिए। ठीक है, कितने में से 120 में से 64 कार्य कर लिया, तो इनके पास बचा कितना, यहाँ पर बचा 56। ठीक है, तो जो 56 है और फिर P चला गया, मतलब 8 दिन तक 7 कार्य करके फिर P चला गया, और जो शेष कार्य हैं Q के लिए कार्य को करते हुए शेष कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा, मतलब जो Q है ये अपने पास शेष कार्य बच गया और इस कार्य को Q करेगा। ठीक है, ये P तो चला गया और जो Q है ये 3 की एफिशिएंसी से इस कार्य को पूरा करेगा, तो ये कितने दिन में होगा, ये हो जाएगा 3 का भाग दिया अपन 56 में, 3 एकम 3, 2 बच गया, 3 8 24, 2 बच गया, 2/3। तो अब अपन क्या करेंगे, ये तो दिन आ गए, अब इसको अपन घंटे में बदलने के लिए अपन 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं। तो 3 एकम 3, 3 8 24, तो 8 दूनी 16, तो अपने पास आ गया 18, तो डे आ गए, और क्या आ गए 16 दिन और 16 घंटे आ गए। ठीक है, 18 डेज और 16 घंटे में ये कार्य पूरा कर देंगे। जो Q है ये 18 दिन और 16 कार्य में जो शेष बच गया वो कार्य पूरा कर देगा। ठीक है, और ये अपने से पूछ रहा है कि कितने टाइम लगेगा उसको टाइम लग जाएगा 18 दिन और 16 घंटे। ठीक है, तो ये दे रखा है अपने पास ऑप्शन नंबर बी में, एक्चुअली ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए, कोई बात नहीं। तो अपने पास आंसर आ गया ये 18 दिन 16 घंटे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को अपन बेसिकली इस तरीके से हल करते हैं। आपको इस क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है। जब भी आपके पास कोई फ्रैक्शन के अंदर
आपको वैल्यू दे दें तो उससे आपको घबराना नहीं है, आपको उस फ्रैक्शन वैल्यू को हल कर लेना है। और वो आप कैसे करेंगे, वो इस प्रकार करेंगे। ठीक है, आपको जो डे है वो पूरा काम करना है, मतलब पी द्वारा पूरा कार्य कितने दिन में किया गया, ये 24 दिन में। इस प्रकार आपको उस पर्टिकुलर की पूरे दिन मतलब उसके द्वारा पूरा कार्य किया गया वो निकालना है। ठीक है, और वो अपन कैसे करते हैं, जो अपने पास फ्रैक्शन दिए हुए होते हैं उसका उल्टा मल्टीप्लाई करके अपन उसका पूरा कार्य निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये तरीका होता है इसको करने का। और आगे जो तरीका है वो बिल्कुल सेम है जैसे अपन टाइम एंड वर्क के सारे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि अगर आपके पास क्वेश्चन को थोड़ा हार्ड बनाने के लिए आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दे देता है एग्जामिनर। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, आपको धैर्य रखना है। और आप अगर इस प्रकार के क्वेश्चन की पहले से प्रैक्टिस किए हुए हैं तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप उस क्वेश्चन को तुरंत करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको ऐसे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना है। और मैं आपके लिए वो सारे क्वेश्चन लाऊंगा जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। और जो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है और मल्टीपल्स टाइम पूछा जाता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले इस वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 25 लीटर मिश्रण में 30% स्प्रिट तथा शेष पानी है। ठीक है, यदि 5 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में स्प्रिट का प्रतिशत कितना होगा, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो अपने पास दे रखा है कि 25 लीटर मिश्रण है, तो जो 25 लीटर मिश्रण के अंदर 30% तो क्या है, स्प्रिट है, तो मतलब 3/10। इसको हल कर लेते हैं 2 बार, ये 5 बार, 15/2 मतलब 7.5। ये तो क्या आ गया, स्प्रिट। ठीक है, और जो वाटर है और शेष क्या है, वाटर, तो 25 में से 7.5 गया तो यहाँ पे बचा 17.5। ठीक है, 17.5 अपने पास क्या आ गया, वाटर। स्प्रिट कितना है, 7.5 तो स्प्रिट है और 17.5 ये क्या है, वाटर है। ठीक है, और इसमें बोल रहा है कि 5 लीटर पानी मिला दिया जाए, तो इसके अंदर अपन 5 लीटर पानी मिला रहे हैं, तो ये तो हो गया कितना, 22.5। तो वाटर की जो अमाउंट है ये तो हो गया 22.5, और जो स्प्रिट है ये कितना है अभी भी, ये है 7.5। ठीक है, और इसमें अपने पास स्प्रिट का प्रतिशत पूछ रहा है, तो स्प्रिट का प्रतिशत कितना हो जाएगा, ये इसकी मात्रा कितनी है, 7.5, कितने में, ये टोटल कितना हो गया, 7.5 22.5, ये तो हो गया 30, और मल्टीप्लाई 100 कर लेते हैं। ठीक है, 1 0 से 1 0, और इस पॉइंट को हटाया, 1 0 लगाया, 1 0 से 1 0, 3 से काटा, ये कितनी बार, 25 बार। तो अपने पास जो स्प्रिट है ये कितना आ गया, ये आ गया अपने पास 25%। ठीक है, ये अपने से पूछ रहा था कि स्प्रिट का प्रतिशत कितना है, ये स्प्रिट का जो प्रतिशत है वह है 25%। ठीक है, और ये दे रखा है अपने पास ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपन बेसिकली इस तरीके से हल करते हैं, जो कि काफ़ी आसान है। और आप एग्जाम में इसी तरह करते हैं तो आप इस तरीके को कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अपन इस मेथड से हल करते हैं जो कि काफ़ी आसान होता है। और इस प्रकार अगर अपन हल करते हैं और ये अंडरस्टैंडिंग अगर आपके अंदर आ जाती है तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन मल्टीपल टाइम कई शिफ्ट के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे वो CGL मेंस हो या CHSL हो या CGL प्री हो, कोई सा भी एग्जाम हो, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछ लेता है एग्जामिनर। ठीक है, जो कि काफ़ी आसान होता है, और जिसको इस प्रकार का क्वेश्चन समझ नहीं आता उसके लिए थोड़ा हार्ड होता है। पर आज से हार्ड क्वेश्चन कोई भी नहीं होता, सारे क्वेश्चन इजी होते हैं, बस उनको एक बार समझना होता है। अगर आपको एक बार समझ में आ जाता है कोई क्वेश्चन तो फिर उस प्रकार के सारे क्वेश्चन आपको इजी लगने लग जाएंगे। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चनों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा और वो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाना मेरा काम है, तो आप बस वीडियो को लगातार देखते रहिए और अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास वो है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप पॉज करिए और सबसे पहले खुद से हल करिए। ठीक है, ताकि आपको खुद का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि यदि 9 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 45% के बराबर है तो प्रति वर्ष ब्याज की दर
बराबर होगी। तो अपने पास दर पूछ रही है, ठीक है। तो अपन मान लेते हैं कि जो मूलधन है वो कितना है, 100 है, और जो ब्याज है ये इसके 45% के बराबर है, मतलब ये 45 है, ठीक है। और अपन यहाँ पे क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है 9 वर्ष, और दर अपने को निकालना है, और 100 का भाग दे देते हैं। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूले के अंदर आता है। फॉर्मूला क्या होता है, आई बराबर PRT/100। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। जिसमें प्रिंसिपल तो क्या होगा, 100 हो गया, और आर क्या होगा, आर टाइम कितना है, 9 वर्ष, और अपॉन में 100, और जो अपने पास ब्याज है वो क्या दे रखा है, प्रिंसिपल का 45% है, वो 45 हो गया। तो इसको अपन हल कर लेते हैं। 100 से 100 काटा, 9 कम 9, 9 पंजे 45, तो आर कितना गया अपने पास, आर आ गया 5%, ठीक है। तो ये दे रखा है अपने पास ऑप्शन नंबर ए में। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये एक्चुअली काफ़ी आसान है, और ऐसे आसान आसान क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को पेपर को इतना हार्ड बनाना या उसको सरल करना उसके हाथ में है। कुछ क्वेश्चन वो हार्ड डाल देता है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे डाल देता है जो काफ़ी ईजी होता है, ठीक है। तो इसीलिए पेपर को बैलेंस करने के लिए वो कुछ क्वेश्चन हार्ड डालता है और कुछ क्वेश्चन ईजी डालता है। तो ईजी प्रकार के क्वेश्चन इस प्रकार के होते हैं। तो आपको वो सारे प्रकार के क्वेश्चन पता होना चाहिए, ताकि आप अगर ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस ज़्यादा पहले से करे होते हैं तो आपकी जो स्पीड है वो काफ़ी अधिक हो जाती है, और एग्जाम में आप तुरंत उन क्वेश्चनों को करके आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस पहले से करिए, ताकि एग्जाम में आपकी स्पीड इंप्रूव हो सके, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। और इस क्वेश्चन को भी आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करिए और खुद से हल करिए, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ सके। और वो कब बढ़ेगा, जब आप ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को खुद से हल करने की ट्राई करें। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई 3 क्रमिक छूट 19% के एकल छूट के समतुल्य हैं, ठीक है। यदि पहली और दूसरी छूट की दर क्रमशः 10% और 4% है तो तीसरी छूट की दर ज्ञात करें, ठीक है। तो अपने पास पहली और दूसरी छूट की जो दर है वो दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो इन दोनों के अपन एक बार तो एकल छूट निकाल लेंगे। तो इन दोनों की जो एकल छूट है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी अपन सक्सेसिव वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। तो 10 + 4 - 10 × 4/100, ठीक है। तो ये तो कितना हो गया, 14 - 0.4, ठीक है। तो 14 - 0.4 गया तो ये हो गया 13.6, ठीक है। तो एक तो इन दोनों की एकल छूट आ गई अपने पास 13.6, और एक जो तीसरी छूट है इसको अपन क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। तो अपन x और जो ये अपने पास जो छूट आई इन दोनों की अपन क्या करेंगे, एकल छूट निकालेंगे। तो ये हो जाएगी 13.6 + x - 13.6 × x/100, ठीक है। और ये किसके बराबर है, ये 19% के बराबर है। तो 13.6 को अपन इधर लाए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 100 है, 100 का लघुत्तम ले लेते हैं अपन इन दोनों में से, क्योंकि ये दोनों x की वैल्यू है। तो 100 में से 13.6 गया तो यहाँ पे कितना बचा, 86.4 बचा, ये x, ठीक है। और 13.6 19 में 13.6 गया तो ये हो गया 5.4, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की, और यहाँ पे 100 दे रखा है, 100 को अपन इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो × 100, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा 86.4 को अपन इधर अपॉन में भेज देंगे तो अपने पास यहाँ क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की जो वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी, 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो हो जाएगा 540, और ये 86.4, ठीक है। इस पॉइंट को हटाया तो ये हो गया 0, ठीक है। तो इस पॉइंट को अपन हटा दिया तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पर बचा 864। अब अपन क्या करेंगे, ये कितने से कट रहा है, ये कट रहा है 6 से कट रहा है ना, 6 से 9 से कट रहा है, तो 9 × 6 = 54, 9 9 81, बचा कितना यहाँ पर 5 बचा, 9 5 45, नहीं 5 नहीं, 9 ने 5 ही बचा है ना, तो 9 × 6 = 54, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पर आएगा एक्चुअली 54 आएगा, और वो कितनी बार कटेगा, 6 बार कट जाएगा, ठीक है।
तो 6 कम 6 और ये कितनी बार कट जाएगा 16 बार। तो अपने पास क्या बचा 100/16। तो 100/16 करते हैं तो ये कितनी बार कटेगा 16 6 की 96 और बचा कितना 4 बच गया 400 तो 0.25 तो ये हो जाएगा कितना 25। ठीक है, तो अपने पास ये कितना आया जो तीसरी दर है वो कितनी आ गई 6.25 आ गई। और ये अपने से पूछ रहा था कि तीसरी छूट कितनी है, तीसरी छूट हो गई अपने पास 6.25 जो दे रखा है अपने पास ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो आपको जो सक्सेसिव वाला फॉर्मूला है वो 2 बार लगाना है। वो एक बार 2 छूट इन दोनों की छूट के लिए इन दोनों की छूट को अपन वर्बली हल कर सकते हैं, तो वो सीधी आ जाएगी अपने पास 13.6। ठीक है, तो 13.6 और अपन तीसरी छूट को x मान लेंगे तो अपन सीधा ये वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला नहीं लगाएंगे क्योंकि ये वाला तो अपन वर्बली हल कर लेंगे। तो अपने को सिर्फ इतना हल करना है। ठीक है, आपको एग्जाम में ऐसे करना है। तो अगर आप एग्जाम में ऐसे करते हैं तो आपकी जो क्वेश्चन करने का जो तरीका है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। और अगर आप इनकी प्रैक्टिस ऐसे ही करते रहे तो आपकी स्पीड काफ़ी इंप्रूव होगी और आप क्वेश्चन को तुरंत हल करके आगे बढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 और ये बोल रहा है कि एक वस्तु को 8,569 रुपये में बेचने के बाद अर्जित लाभ वस्तु को 6,341 रुपये में बेचने के बाद हुए नुकसान के समान है, तो लाभ प्रतिशत है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपने पास बोल रहा है कि अगर कोई राशि इतने रुपए में बेचने पर जो लाभ होता है वही अगर उस राशि को इतने रुपए में बेचते हैं तो जो नुकसान हो रहा है वो उसके बराबर हो जाता है। मतलब जो लाभ है वो हानि के बराबर है, सिंपल ये बोल रहा है। और यहाँ पर लाभ परसेंट पूछ रहा है अपने से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो लाभ है वो क्या हो जाएगा, वो अपन क्या करेंगे इन दोनों का क्या करेंगे डिफरेंस कर देंगे और 2 का भाग दे देंगे। क्यों, क्योंकि लाभ और हानि दोनों बराबर हैं तो वो दोनों का मान आ जाएगा, तो इसीलिए दोनों का मान समान है तो इसीलिए अपन 2 का भाग दे देंगे जिससे अपने पास किसी एक का मान आ जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस करते हैं एक बार। तो 8 5 7 9 और 6 3 4 1, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, ये आ गया 8 और ये आ गया 3, ये आ गया 2 और ये आ गया 2। ठीक है, अब इसमें 2 का भाग दिया तो ये जगह 11 19 और ये क्या है अपने पास, ये आ गया प्रॉफिट और लॉस की वैल्यू आ गई है। ठीक है, और जो प्रॉफिट एंड लॉस की जो वैल्यू आई अब अपन क्या करेंगे, ये प्रॉफिट एंड लॉस की जो वैल्यू आई इस वैल्यू को अपन या तो इसके अंदर जोड़ देंगे या इसमें से घटा देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है, तो अपन इसके अंदर जोड़ दे देते हैं। तो इसके अंदर अपन जोड़ेंगे तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 6 3 4 1 1 1 1 9, तो ये तो हो जाएगा 10 का 0 हासिल का 1 6 4 7, तो ये क्या आ गया अपने पास, ये आ गया प्रिंसिपल। ठीक है, और अपने पास लाभ परसेंट पूछ रहा है तो जो लाभ की जो वैल्यू है इसकी दर निकाल लेंगे। तो 111 अपॉन ये हो जाएगा प्रिंसिपल कितना है, ये है 7,460। ठीक है, इंटू 100 कर देंगे दर निकालने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा 1 0 से 1 0, 2 से काटा 5 बार, 2 से काटा इसको 3 7 3। ठीक है, अब ये 3 3 9, तो मतलब ये इसका 3 गुना हो रहा है सीधा। ठीक है, तो ये 3 गुना हो रहा है तो ये 3 बार कट जाएगा। अब बचा कितना यहाँ पर 5 15, ये हो गया 15%। तो मतलब जो लाभ परसेंट पूछ रहा है ये कितना हो गया 15%, जो कि अपने पास हो गया ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो अपने पास सिंपली ये बोल रहा है। तो इस इक्वेशन को अपन सिंपली इस तरीके से हल कर लेते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि जो अपने पास ये जो लाभ मतलब इतने रुपए में बेचने पर जो लाभ हो रहा है और इतने में बेचने पर जो हानि हो रही है ये समान दे रखा है। तो अपने पास लाभ और हानि की जो वैल्यू है इन दोनों का डिफरेंस करके अपन 2 का भाग दे देते हैं जिससे अपने पास लाभ और हानि की अपने पास मान आ जाता है। ठीक है, अब जो अपने पास मान आया अब वो या तो इसमें से घटा देंगे या इसके अंदर जोड़ देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है, तो अपने पास ये आ गया मूलधन। और जब मूलधन आ गया तो इससे अपन क्या करेंगे, जो प्रॉफिट एंड लॉस की जो वैल्यू आई इसके अपन क्या करेंगे दर निकाल लेंगे। और दर निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इसके अंदर मूलधन का भाग देके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे अपने पास जो दर है वो निकल के आ गई। और ये कितने लाभ परसेंट आया 15%। ठीक है,
अगर यहाँ पर हानि पूछे, हानि परसेंट भी कितना आएगा, हानि परसेंट भी 15% आएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6। और इस क्वेश्चन को भी आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करिए और खुद से हल करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो 2 मिनट के लिए इस वीडियो को पॉज कर दीजिए और खुद से हल करने की कोशिश करें। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि रीता अपनी मासिक आय का 25% घर के किराए पर और शेष का 30% भोजन पर खर्च करती है। ठीक है, अगर वह 5,250 रुपये बचाती है तो उसकी मासिक आय क्या है, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, उसकी मासिक आय वो मान लेते हैं अपन 100x है, जिसमें से वो 25% घर के किराए पर खर्च कर देती है। ठीक है, 25% खर्च करी थी, उसके बाद बचा कितना, 75। ठीक है, अब जो शेष का 30%, मतलब इसका 30% वो खर्च कर देती है। ठीक है, तो इसका 30% खर्च करने के बाद उसके पास बचता कितना है, 70% बचता है। तो वो अपन वैल्यू निकाल लेते हैं। वो क्या हो जाएगी, 5 से 2 बार, 5 से 15 बार, 15 7 105, 105/2। ठीक है, और जो ये वैल्यू आई ये किसके बराबर है, ये बराबर है 5,250 के, क्योंकि इतने की सेविंग कर रही हो, 5,250 की। ठीक है, 105x। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, इसको काट देते हैं। ये 1 बार कट रहा है और ये 5 बार कट रहा है सीधा सीधा, क्योंकि इसका 5 गुना ही है। और यहाँ पे कितना, 50 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो x की वैल्यू तो आ गई अपने पास कितनी, 100 आ गई। ठीक है, और अपने पास यहाँ पर निकालना कितना है, 100x निकालना है। तो 100x की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, ये हो जाएगी अपने पास 10,000। ठीक है, तो उसकी जो मासिक आय है वो हो गई 10,000, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को अपन इस तरीके से हल करते हैं, जो कि काफ़ी आसान है। बस आपको इसी क्वेश्चन की थोड़ी प्रैक्टिस करना है, ताकि आप भी इसी क्वेश्चनों को जल्दी हल कर सकें। ठीक है, और अगर आप इसी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस पहले से करते हैं तो जब भी एग्जाम में इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उस क्वेश्चन को आप तुरंत हल करके आगे बढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो वो नेक्स्ट चलते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अपने पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7। और इसमें बोल रहा है कि सुनील एक नाव को धारा के प्रतिकूल 20 किलोमीटर 1 घंटे 15 मिनट में चला सकता है। ठीक है, यदि नदी की धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा के अनुकूल, मतलब डाउन स्ट्रीम, 30 किलोमीटर नाव चलाने में कितना समय लगेगा, मतलब टाइम पूछ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो अपने पास बोल रहा है कि सुनील नाव को धारा के प्रतिकूल, मतलब अपस्ट्रीम, ठीक है, अपस्ट्रीम जा रहा है। अपस्ट्रीम का मतलब x - y, और ये कितना है, 20 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 15 मिनट। तो ये हो गया 1 सही 1/4, मतलब 5/4 को अपन ऊपर भेज दिया। तो 5 × 5, 5 का 20, मतलब 16 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड हो गई इसकी, अप डाउन स्ट्रीम की। ठीक है, ये अप स्ट्रीम की, मतलब जो अप स्ट्रीम की स्पीड है ये कितनी आ गई, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पे दे रखा है धारा की गति, धारा की गति मतलब जो वाई है ये दे रखा है अपने पास 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और धारा के अनुकूल मतलब अपने पास डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड है वो पूछ रहा है, मतलब डाउन स्ट्रीम में 30 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, x + y, डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड है वो हो जाएगी x + y, और वो कितना है, यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी अपने पास, y की वैल्यू 2 रखा तो 2 अदर x की वैल्यू आई कितनी, 18, और x + y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 20। ठीक है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गया अपने पास डाउन स्ट्रीम की स्पीड। और डाउन स्ट्रीम में कितना जा रहा है, 30 किलोमीटर। तो 30 किलोमीटर जाने में इसको कितना समय लगेगा। ठीक है, तो ये लग जाएगा इसको 1 0 से 1 0, तो 1 कम 2, 2 कम 2 बचा कितना, 1 बच गया, 1 बच गया, तो मतलब 30, 1/2 का मतलब 30 मिनट हो गई। तो 1 घंटा और 30 मिनट, मतलब इसको 1.5 घंटा लग रहा है। 1.5 घंटे के अंदर ये क्या करेगा, ये डाउन स्ट्रीम मतलब 30 किलोमीटर जाने में इसको टाइम लगेगा। ठीक है, और ये दे रखा है अपने पास ऑप्शन नंबर सी में, 1 घंटा 30 मिनट। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन बेसिकली इस तरह हल करते हैं, और जो कि काफ़ी आसान है। आपको भी एग्जाम में इसी तरह करना है और ऐसे क्वेश्चन को इसी प्रकार हल किया जाता है।
अगर आप एक ही प्रकार से क्वेश्चन को हल करते हैं तो आपकी स्पीड काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि अगर अपन एक तरीके से ही, और वो तरीका जो सबसे आसान होता है क्वेश्चन करने का, वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसीलिए उस तरीके पर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ताकि उस तरीके पर जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप उस क्वेश्चन को चुटकियों में हल करके आगे बढ़ जाएं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट चलते हैं, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 8, और ये बोल रहा है कि दो कारें एक्स और वाई 260 किलोमीटर की दूरी पर दो स्थानों से एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करती हैं। ठीक है, एक्स और वाई की गति का अनुपात यहाँ पर 5:7 है, और एक्स की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक्स और वाई एक दूसरे को कितने मिनट बाद मिलेंगे, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है कि जो एक्स और जो वाई हैं ये कितनी दूरी पर है, ये 260 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, और जो इनकी जो स्पीड है, ये एक्स और वाई की जो स्पीड है, इनका रेशियो दे रखा है अपने पास 5:7। ठीक है, जिसमें एक्स की गति अपने पास 60 किलोमीटर दे रखा है। तो एक्स की जो गति है ये कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी अपने पास 84 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो जो वाई है ये तो 84 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इधर जाएगा, और जो एक्स है ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इधर जाएगा, मतलब एक दूसरे की ओर जा रहे हैं। ठीक है, तो जब भी एक दूसरे की ओर जाते हैं तो इनकी स्पीड क्या होती है, ये जुड़ जाती है। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी हो गई, 216, और इनकी स्पीड ये जुड़ गई, तो ये कितनी हो गई, ये हो गई 4, और ये 144 इंटू टी। अपने पास टाइम पूछ रहा है, तो यहाँ से टाइम क्या हो जाएगा, 216 बटा 144 बराबर टी, और ये 36 इंटू 36, 36 दूना 72, 36 दिया 144, 36 दूना 72, 36 दिया 108, 36 चौक, ये 4 बार कट रहा है 36 से, और ये 36 से 36 बार कट रहा है, और 36 से 6 बार कट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम क्या गया, ये 2 बार, ये 3 बार, 3/2, मतलब 1.5 घंटा। 1.5 घंटा मतलब 90 मिनट। ठीक है, तो अपने पास टाइम आ गया 90 मिनट, और ये मिनट के अंदर ही पूछ रहा है, तो इसीलिए अपना जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और ये क्वेश्चन था काफ़ी आसान, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपको यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं और एक दूसरे से मिल रहा है। आपको एक दिशा में जाते हुए भी ये पूछ सकता है कि कोई ट्रेन, जब दो ट्रेनें एक दिशा में समान रूप से जाती हैं तो पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन को कितने टाइम में पार कर देगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर अपन उन दोनों की स्पीड को क्या करते हैं, घटा दे देते हैं। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन के अंदर हम इन दोनों की स्पीड को जोड़ दे देते हैं। तो इस प्रकार की क्वेश्चन आपको एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछे जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर अपन पहले से कर रहे होते हैं तो एग्जाम में जब भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उस क्वेश्चन को तुरंत हल करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस पहले से करें, और चाहे वो CGL का मेंस हो या CGL प्री हो या CHSL हो, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन भी 2020 CHSL के अंदर पूछा गया था, तो इसीलिए इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 9, और ये बोल रहा है कि एक टैंक को 3 पाइप ABC द्वारा 4 घंटे में भर दिया जाता है। ठीक है, पाइप C B से 1.5 गुना तेज है और B A से 3 गुना तेज है। पाइप A अकेले टैंक को भरने में कितने घंटे लगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो C है, ये C है, ये B से कितना 1.5 गुना तेज है। तो अगर ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, और जो A है यहाँ पे बोल रहा है B A से 3 गुना तेज है, तो ये B A से 3 गुना तेज है। तो अगर एक को अपर अपन 2 मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि इसका 3 गुना है। और अगर ये 6 है, इसका 1.5 गुना, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। तो यहाँ से जो ABC है इनका रेशियो आ गया ये। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है जो तीनों मिलकर 4 घंटे में एक टैंक को भर देते हैं। 15 2 17, 17 इंटू 4, ये तो हो गया अपने पास टोटल टैंक की जो कैपेसिटी है।
इतना भर देते हैं, ठीक है। अगर ए इसको अकेला भरें तो कितना टाइम लेगा, ए की जो एफिशिएंसी वो कितनी है 2, 2 की एफिशिएंसी इसको कितना टाइम लेगा, 2 कम 2, 2 दूना 4, मतलब 34 घंटे लेगा ये जो ए है इसको भरने में कितना टाइम लेगा, 34 घंटे, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और ये क्वेश्चन भी लास्ट ईयर सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया था। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जब आप एग्जाम में देखते हैं तो थोड़ा घबरा जाते हैं, तो इसके अंदर क्या करें, तो इसीलिए आप ऐसे क्वेश्चन की अगर पहले से प्रैक्टिस करते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चन को तुरंत हल करके एग्जाम में आगे बढ़ रहे होते हैं। और ऐसे क्वेश्चन की अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, और जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा तो आपके पास किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो, आप उस क्वेश्चन को हल करके तुरंत आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है जब अपन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाते हैं। तो इसलिए सीजीएल के एग्जाम के अंदर जितना ज़्यादा अपन मॉक लगाएंगे, अपनी जो प्रैक्टिस और जो स्पीड है वो उतनी ज़्यादा इम्प्रूव होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। और ये बोल रहा है कि 19 संख्याओं का औसत यहाँ पर कितना दे रखा है, 48, पहली 7 संख्याओं का औसत दे रखा है यहाँ पर 50.6, अंतिम 13 संख्याओं का औसत यहाँ पर 47.6 दे रखा है। यदि 7वीं संख्या को हटा दिया जाता है तो इसी संख्याओं का औसत क्या होगा, ये अपने से पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है 19 संख्याओं का औसत 48 है, तो 19 संख्याओं का जो टोटल है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 48 इंटू 19 किया तो 19 से कम 19, 19 2 38, 19 57, 1976, 76 76, 152, 52 का 2 हासिल का 15, 1976 और 15 कितना हो जाएगा, 76 86 91, तो ये हो गया 912, ठीक है। ये क्या होगा, 19 संख्याओं का टोटल हो गया। और ये बोल रहा है पहली 7 संख्याओं का औसत यहाँ पर इतना दे रखा है, तो 7 संख्याओं का टोटल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 इंटू 50.6 इंटू 7 किया तो ये हो जाएगा टोटल 7 छिंग 42 का 42, 7 पंजो 35, तो ये हो गया 354.2, ठीक है। 7 संख्याओं का टोटल तो ये हो गया, और अंतिम 13 संख्याओं का टोटल एवरेज दे रखा है, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 47.6 इंटू 13, 13 छिंग 78 का 8 हासिल का 7, 13 7 91, 91 7 98 का 8 हासिल का 9, 13 चौकी 52, 52 9 61, तो ये हो गया 418.8, ठीक है। तो 13 संख्याओं का टोटल तो हो गया 418.8, और यहाँ पर बोल रहा है टोटल संख्याएं कितनी है 19, और जबकि 7 संख्याएं तो ये हो गई और 13 संख्याएं ये हो गई, तो मतलब जो 7 हैं ये 2 बार आ गया, 7 इधर भी आ गया और 7 इधर भी आ गया, ठीक है। तो इसीलिए ये इनका टोटल कितना हो रहा है, 20 संख्या हो रही है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर 7वीं संख्या हटा रहा है, तो जो 7वीं संख्या है वो क्या करेंगे अपन, वो कैसे निकालेंगे, इन दोनों का टोटल करके अपन इसमें से घटा देंगे, तो अपने पास जो 7 संख्या है वो 2 बार आ रही है और 2 बार आ रही है, वो अगर इसमें से घटाएंगे तो वो दोनों का मान अपने पास आ जाएगा। तो एक बार इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो 418.8 और 354.2, ये हो गया 0, हासिल का 1, 12 1 13 का 3, हासिल का 1 6 1 7, ये कितना 9, 973, ठीक है। तो अपने पास आ गया 973। अब 973 के अंदर से 912 घटा देंगे, तो 973 में से 912 घटाया तो अपने पास कितना आया, ये आ गया 1 और ये आ गया 6, 61 आ गया, ठीक है। और जो 61 है ये क्या है, ये जो 7 संख्या है ये 2 बार आई है, ये 2 बार का मान कितना है, ये दे रखा है यहाँ पर 61, ठीक है। और अपने से पूछ क्या रहा है, 7वीं संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा, तो अपने पास 19 संख्याएं टोटल, अभी 7वीं संख्या हटा देंगे तो अपने पास कितनी बचेगी, 7वीं संख्या कितनी है 61, तो 61 को हटा दिया अपन, 912 में से अपन क्या करेंगे, यहाँ पर 61 हटा देंगे, ठीक है। तो 61 हटाए तो ये कितना हो जाएगा, 1 11 में से 5 851, ठीक है। और 851 में अपन क्या करेंगे, इसका एवरेज निकालने के लिए 7वीं संख्या हटा दी तो 19 में से 1 गया तो कितना बचा, यहाँ पर बचा 18, 18 का भाग दे देंगे इसके अंदर, तो 18 का भाग दिया तो ये कितना हो जाएगा, 18 का 18 36 18 54 18 चौक 72, ये होगा 18 चौक 72, बचा कितना 13 बच गया 31, 18 7 126, बचा कितना
5 बच गया, 50, 18, 18, 36, 2 बचा गया, 14, 40, 18, 7, 126, 7। तो ये लगभग किसके बराबर आ रहा है, 47 पॉइंट, इसको 3 लिख सकते हैं, जो कि अपने पास यहाँ ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो 47 वाली टर्म है इसी ऑप्शन के अंदर दे रखी है, तो ये लगभग भी इसके ही आ रही है। तो इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसका जो राइट आंसर है ये हो गया अपने पास ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। और ऐसे जो एवरेज वाले क्वेश्चन होते हैं उनको अपन इसी तरह हल करते हैं। सबसे पहले जो संख्या दे रखी होती है शुरू में उसका अपन टोटल निकाल लेते हैं, और जो बाकी की संख्या है उनका अलग से टोटल निकाल के उनको जोड़ के और उनको घटा के अपन उनका एवरेज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को अपन सिंपली इस प्रकार हल करते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अपने पास क्वेश्चन नंबर 11, और इसमें बोल रहा है कि एक निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 3.5 वर्षों का साधारण ब्याज अपने को दे रखा है 2940 रुपये। ठीक है, समान राशि पर 1.5 वर्षों के लिए समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से सुयोजित होता है। ठीक है, तो अपने पास सबसे पहले क्या दे रखा है, सिंपल ब्याज दे रखा है। ये कितना दे रखा है, 2940। प्रिंसिपल पता नहीं तो पी मान लेते हैं। दर यहाँ पर 10 दे रखी है। टाइम कितना दे रखा है, 3.5, मतलब 7/2/100। ठीक है, 1 0 से 1 0 और 7 से इसको काटा, 7 1 7 चौक 28, 7 2 14, 2 से मल्टीप्लाई किया तो और इसको 0, मतलब 20 है ना, ये 20 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया अपने पास 8400। ये क्या आ गया, प्रिंसिपल। ठीक है, और यहाँ पर प्रिंसिपल तो आ गया 8400, और आगे बोल रहा है अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो टाइम कितना दे रखा है, यहाँ पर जो टाइम है 1.5 वर्ष दे रखा है, तो अर्धवार्षिक के रूप में इसकी जो अवधि है ये कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और जो दर है वो क्या हो जाएगी, ये दर इसकी आधी हो जाएगी, 10% की कितनी हो जाएगी, आधी, तो मतलब 5% हो जाएगी। इसको अपन फ्रैक्शन रूप में क्या लिखते हैं, लिखते हैं 1/20। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, जो 8400 है इसका अपन निकाल लेंगे, ट्री मेथड से निकाल लेंगे। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, इसके अंदर 20 का भाग दिया तो ये कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा। 1 0 से 1 0, 2 का भाग इसमें दिया तो 420 हो गया। ये भी 420, ये भी 420। ठीक है, अब इसके अंदर 20 का भाग दिया तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 21, ये 21 और ये 21। क्यों, अपन क्या करते हैं, सबसे पहले पहले वर्ष का ब्याज इस पर अपन क्या करते हैं, 5% लगाते हैं, इस पर 5%, तीसरे वर्ष पर भी 5%, फिर अपन इस पर 5% लगा देते हैं, फिर अपन इस पर 5% लगा देते हैं, और फिर अपन इस पर 5% लगा देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये आया। अब अपन क्या करेंगे, इस पर भी 5% लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.05। ठीक है, ये आ गया अपने पास टोटल ब्याज। अब ये टोटल ब्याज क्या हो गया, ये हो गया 1260, और ये 63, और ये 1.05, तो ये हो गया अपने पास 0.5, आई मीन ये कितना हो गया, ये हो गया 5 0 पॉइंट, और ये 4 और 6 12 13, तो ये हो गया अपने पास 1324। अरे बोल रहा है 1 रुपये के करीब, मतलब लगभग, तो ये हो गया 1324, जो कि अपने पास हो गया ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, ये अपने से पूछ रहा था कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया अपने पास 1324। तो ऐसे क्वेश्चन को अपन सिंपली इस तरीके से लगाते हैं। आप इसके अंदर मैंने ट्री मेथड लगाया, आप कोई और दूसरा मेथड भी लगा सकते हैं, बस आपको उस तरीके पर ज़्यादा कमांड होनी चाहिए। अगर आप सारे क्वेश्चन उसी तरीके से हल करते हैं तो आपका वो तरीका बेस्ट होगा, क्योंकि अगर अपन जिस तरीके से उस तरीके पर अपन जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं वो तरीका अपना बेस्ट हो जाता है। तो इसीलिए आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए अपने खुद से वाला तरीका लगाएं जिस पर आप ज़्यादा प्रैक्टिस किए हो। ठीक है, और मैं आपके लिए वही तरीका लाता हूँ जो काफ़ी इजी होता है। ठीक है, तो आप खुद से भी कोई तरीका लगा सकते हैं, बाकी ये सबसे आसान है इस क्वेश्चन के लिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। तो नेक्स्ट चलते हैं, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12, और ये रेशियो का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करिए और खुद से हल करिए, ताकि इस प्रकार के क्वेश्चन में आप कौन सी अप्रोच लगाते हैं
और कहाँ आपको गलती हो रही है वो पता लग जाए। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि एक माँ की वर्तमान आयु का बेटी के वर्तमान आयु से जो अनुपात है ये दे रखा है 7:1। 5 वर्ष बाद इनका जो रेशो है ये हो जाता है 4:1 हो जाता है। उनकी वर्तमान आयु में वर्षों में अंतर कितना है ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो अपने पास जो मदर और जो डॉटर हैं इनका रेशो दे रखा है यहाँ पर 7:1। ठीक है, और जो 5 वर्ष बाद इनका रेशो हो जाता है 4:1 हो जाता है। कितने? 5 वर्ष के बाद। जब अपने पास बाद वाला टाइम पूछे तो अपन क्या करते हैं, ऐसे ऊपर वाला एरो लगा देते हैं 5 वर्ष बाद के लिए, और अगर अपने पास 5 वर्ष पहले का पूछे तो अपन डाउन वाला एरो लगा देते हैं, जिससे अपने पास ये समझने में आसानी रहती है कि ये बाद का टाइम है या पहले का रेशो है। ठीक है, ये बाद का रेशो है तो इसीलिए अपन अप एरो लगाया। अगर ये पहले का रेशो होता है तो अपन इसके अंदर डाउन एरो लगाते हैं। ये इसको डिनोट करने का एक तरीका है ताकि अपने को याद रहे जब क्वेश्चन करते वक्त। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है ये हो गया। अब अपन क्या करेंगे, इनका जो डिफरेंस है बीच का वो कितना है 6 और इनका कितना है 3, तो इसके बराबर अपन क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस बराबर कर देंगे। इसके लिए अपन इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10। अब इनका जो डिफरेंस है ये भी क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, यहाँ पर भी 1 बढ़ रहा है, जबकि यहाँ पर बढ़ कितना रहा है 5 वर्ष बाद। तो इनका डिफरेंस कितना है, 1 है, और 1 की वैल्यू कितनी है 5 वर्ष। ठीक है, जब 1 की वैल्यू 5 है और यहाँ पर इनका डिफरेंस पूछ रहा है कि इनका डिफरेंस कितना है 6, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 5, 6 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 30 वर्ष। ठीक है, ये अपने से पूछ रहा है कि इनका जो अंतर है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को अपन सिंपली इस प्रकार हल कर लेते हैं। ये तरीका काफ़ी आसान है और एग्जाम में अगर आप इस तरीके से हल करते हैं तो क्वेश्चन काफ़ी आसानी से और काफ़ी जल्दी हल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके पर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए क्योंकि ये काफ़ी आसान और ऐसे क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछे जाते हैं, तो इसलिए इस प्रकार का क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी प्रॉफिट वाला क्वेश्चन होगा अगर आपके एग्जाम में आपकी शिफ्ट के अंदर आता है तो। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी आसान होता है। तो नेक्स्ट चलते हैं, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है अपने पास एलजेब्रा का क्वेश्चन जो कि काफ़ी आसान है, और ये बोल रहा है कि a + b = 8 है, ए बी की वैल्यू यहाँ पर 32/3 है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब पूछ रहा है। तो अपन सिंपली इसके अंदर फॉर्मूला लगा देंगे, a का क्यूब प्लस b का क्यूब बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 3ab, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर मान रखा ये कितना है, ये दे रखा है 8, ये कितना है 8 का स्क्वायर मतलब 64 माइनस 3ab, तो 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा कितना 32। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया 32, यहाँ पे 32, तो 8 को 32 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 256 हो जाएगा ये। ठीक है, ये हो गया 8 को 32 से मल्टीप्लाई किया 256, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो इसके लिए अपन सिंपली ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। इस फॉर्मूले पर बेस्ड आपको एग्जाम में मल्टीपल टाइम कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप डेफिनेटली जब भी एग्जाम देने चाहे तो एक बार देख के जाएं, क्योंकि इस पर किसी ना किसी शिफ्ट के अंदर 1 या 2 क्वेश्चन इस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट चलते हैं, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अपने पास ज्योमेट्री का क्वेश्चन है जो कि काफ़ी आसान है ये भी, और ऐसे क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछे गए हैं। और ये बोल रहा है कि एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD की भुजाएं, अपन मान लेते हैं यहाँ पर एक चक्रीय चतुर्भुज बना लेते हैं, ये एक सर्किल हो गया और इसके अंदर अपन क्या करते हैं एक वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, और ये बोल रहा है कि ABCD की भुजाएं A, B, C और ये D, ABCD की भुजाएं AB और DC, ये AB और ये DC को E पर मिलाने के लिए बनाया गया, मतलब इसको आगे बढ़ाया जा रहा है और इन दोनों भुजा को आगे बढ़ाया गया और ये E पर मिल रही है। ठीक है, और भुजाओं AD मतलब जो ये वाली भुजा AD और BC
मतलब ये वाली भुजा को ए पर मिलाने के लिए बनाया गया, तो मतलब इसको और इसको आगे बढ़ा रहा है ताकि ये कहाँ पर ए पर मिल सके। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है कोण DAC बराबर 78 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, ये दे रखा है यहाँ पर जो ये कोण है ये कितना है, इसको अपन चेंज कर लेते हैं। तो ये दे रखा है DAC, ये ADC, जो ADC मतलब ये वाला कोण अपने को दे रखा है कितना, 78 दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पर दे रखा है BEC, ये कोण कितना दे रखा है, ये दे रखा है यहाँ पर 52 डिग्री। ठीक है, और AFB मतलब AF और B, ये वाला कोण अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो अपन जानते हैं कि जो चक्रीय चतुर्भुज होता है इसके जो सम्मुख कोण हैं इनका योग कितना होता है, 180 डिग्री। अगर ये 78 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 102। ठीक है, जब ये 102 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वापस 78 डिग्री, क्योंकि एक ही भुजा पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 102 है तो ये कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। और ये कोण कितना हो जाएगा, ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 78 और 52 को जोड़ा 130 है ना, तो 180 में से 130 गया तो ये कितना आ गया, 50। जब ये 50 है तो ये कोण भी कितना हो जाएगा, ये भी 50 हो जाएगा। जब ये 78 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 102 हो जाएगा। जब ये 102 है, ये 50 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 50, 152, 180 में से 152 गया तो ये आ गया अपने पास कितना, 28 डिग्री। ठीक है, तो जो ये कोण है AFB ये आ गया 28 डिग्री, और ये दे रखा है अपने पास ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, तो ये अपने से पूछ रहा था, तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर अपने पास ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए चक्रीय चतुर्भुज की कि इसके अंदर जो सम्मुख कोण होते हैं इनका योग होता है अपने पास 180 डिग्री। ठीक है, ये चक्रीय चतुर्भुज की क्या होती है, ये एक प्रॉपर्टी होती है, ये आपको याद होना जरूरी है। इस पर बेस्ड मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास यहाँ पर दे रखा है कि जो ये क्वेश्चन है ये क्या है, ये दे रखा है एक समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई यहाँ पर दे रखा है 40 सेंटीमीटर और इसके कर्ण की लंबाई यहाँ पर 41 सेंटीमीटर दे रखी है। इसका क्षेत्रफल और परिमाप क्रमशः क्या होगा, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज दे रखा है। ठीक है, तो ये होगा अपने पास एक समकोण त्रिभुज, आधार की लंबाई तो मतलब ये तो दे रखी है 40 सेंटीमीटर और कर्ण ये दे रखा है 41 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसके अंदर लंब निकाल लेंगे पहले। तो लंब कैसे निकलेगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। तो अगर आपको ये नहीं पता कि ये जो बन रहा है ये क्या, एक ट्रिपलेट है, और ये ट्रिपलेट कौन सा है, ये है 9, 40, 41 का एक ट्रिपलेट है। ठीक है, अगर आपको ये ट्रिपलेट नहीं पता तो आप इसको हल करने में आपका कुछ टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए जो ट्रिपलेट होते हैं वो आपका टाइम बचाते हैं। तो ट्रिपलेट आपको याद होना काफ़ी ज़रूरी है, और ट्रिपलेट की वीडियो मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना चुका, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वो वीडियो आप एक बार देख लीजिए, और वो सारे ट्रिपलेट आपको याद होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में उन पर बेस्ड सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वो क्वेश्चन अगर आपको ट्रिपलेट याद नहीं है तो वो क्वेश्चन आपको काफ़ी हार्ड लगेंगे। अगर आपको वो ट्रिपलेट याद है तो उन क्वेश्चनों को आप चुटकियों में हल करके आगे बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए जो ट्रिपलेट होते हैं वो क्वेश्चन को काफ़ी आसान बना देते हैं। ठीक है, जैसे यही क्वेश्चन है, अगर आपको ये नहीं पता कि ये किसका ट्रिपलेट है तो आप इस भुजा को निकालने में थोड़ा टाइम गवा देंगे और उससे आपका जो टाइम है वो ज़्यादा लगेगा। अगर आपको ये पता है कि ये 9, 40, 41 का ट्रिपलेट है तो आप ये भुजा तुरंत निकाल लेंगे और इसका क्षेत्रफल अभी आप तुरंत निकाल लेंगे, 1/2 40 × 9, तो ये हो जाएगा कितना, 180। ठीक है, आप इसको वर्बली भी हल कर सकते हैं। और इसका जो परिमाप है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 90 हो जाएगा। ठीक है, ये 50 से 40 कितना हो गया, 90, तो पेरीमीटर तो होगा 90 और जो एरिया है वो कितना है, 180। और यहाँ पे दे रखा है 180, 90, 90, 180। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको ध्यान देने की एक बात जरूरी है कि जब भी आपके पास
उल्टे सीधे दो ऑप्शन में दे रखा हो तो आपको क्वेश्चन को ढंग से देखना है कि क्वेश्चन आखिर बोल क्या रहा है। इसमें सबसे पहले क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल कितना है 180, तो अपना जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्योंकि ऐसे ऑप्शन अगर आपके पास आ जाते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत होने का काफी ज्यादा चांस हो जाता है अगर आप क्वेश्चन को सही ढंग से नहीं पढ़ते हैं तो। ठीक है, तो इसीलिए आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और जब भी आपके पास इस प्रकार के दो ऑप्शन हो तो डेफिनेटली आपका गलत होने का काफी ज्यादा चांस है अगर आप क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो। ठीक है, तो ऐसी गलती आप ना करें। तो नेक्स्ट चलते हैं और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 16 और ये बोल रहा है कि 120 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शीर्ष से इसके आधार के विपरीत दिशाओं में दो जहाजों का अवनमन कोण 30 और 60 डिग्री है, तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, तो अपने पास एक टावर है, ये कितना है 120 मीटर ऊंचा टावर है, लाइट हाउस है। ठीक है, ये लाइट हाउस है और इसके विपरीत दो जहाज हैं। ठीक है, ये हो गए दो जहाज जो कि एक 30 डिग्री पर है और एक 60 डिग्री के एंगल पर है। ठीक है, और अपने पास इनके बीच की जो दूरी है वो अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, तो जब भी आपके पास यहाँ पर 30 डिग्री का कोण हो तो उनकी जो लंब और आधार की भुजाओं का जो रेशो है ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है 1:√3। ठीक, तो 1 की वैल्यू अगर 120 है तो √3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 120√3 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू कितनी आ गई 120√3। और जब भी आपके पास कोण अगर 60 डिग्री का हो तो उनके जो लंब और जो आधार का जो रेशो है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 और 1 हो जाएगा। लंब तो हो जाएगा इसके अंदर √3 जब कोण 60 डिग्री का हो, और जब कोण 30 डिग्री का हो तो लंब हो जाता है 1 और आधार हो जाता है √3, और जब कोण 60 डिग्री का हो तो लंब हो जाएगा √3 और आधार हो जाएगा 1। जब √3 की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखा है, √3 की वैल्यू 120 दे रखा है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी √3। इसका परिमेयकरण करके अपन √3 को हटा देंगे अपन में से, तो ये हो जाएगा 3 को अपन 20 से काटा तो ये हो जाएगा 40√3। ठीक है, तो ये कितनी आ गई, ये आ गई अपने पास 40√3। ठीक है, और अपने पास इनकी टोटल दूरी पूछ रहा है 120 और 40, ये कितना हो गया 160 √3। तो अपने पास √3 का मान रखवा रहा है ये, तो √3 की वैल्यू क्या आती है 1.73 इंटू 160। 16 × 48 का 8, हासिल का 4, 16 7 112, 4 116 का 6, हासिल का 11, 16 और 11 27। ठीक है, और पॉइंट। ठीक है, ये हो गया अपने पास 276.8 और ये लगभग किसके बराबर आ रहा है, ये 277 के बराबर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये एक वैल्यू है इसके अंदर से जो इसके लगभग बराबर है। ठीक है, तो अपना जो राइट आंसर है वो भी हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 16 जो कि काफी आसान है और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछे जाते हैं। चाहे आपको यहाँ पर एक टावर दे देंगे या कोई पहाड़ दे देंगे, उसकी लंबाई दे देंगे और उसके विपरीत आपको जहाजों या गाड़ियों किसी के बीच की दूरी आपको पूछ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को अपन सिंपली इस तरीके से करते हैं और ऐसे क्वेश्चन के अंदर जो याद करने वाली जो बात है वो ये है कि जब भी आपके पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो और अगर उसके अंदर एक कोण 30 डिग्री का हो तो उसका जो लंब और जो आधार है उनका रेशो हो जाता है 1 और √3 और जो कर्ण है वो हो जाता है 2। और जब भी आपके पास किसी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर 60 डिग्री का कोई कोण हो तो उनका जो लंब तो हो जाएगा √3 और आधार हो जाएगा 1 और कर्ण हो जाएगा 2। ठीक है, और जब भी किसी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो कोण ये क्या हो जाएगा, ये थी अगर 45 हो जाएगा तो लंब और आधार का रेशियो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और जो कर्ण है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √2। तो आपको ये 3 रेशियो याद होना जरूरी है। अगर ये 3 रेशियो याद है आपको तो हाइट एंड डिस्टेंस के सारे क्वेश्चन आपको आसानी से कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि इन रेशियो से अपन सारे क्वेश्चन एकदम इजी वे से और काफी कम टाइम में हल कर रहे होते हैं। अगर आपको एग्जाम में इस प्रकार करना है तो ये रेशियो याद रखना है और इस पर आप प्रैक्टिस करना। अगर आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी ऐसे क्वेश्चनों को चुटकियों में हल करने लग जाएंगे और आपका एग्जाम के अंदर काफी टाइम बचेगा। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चनों को इन रेशियो की मदद से हल करिए और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और मैं आपके लिए वो सारे क्वेश्चन लाता रहूँगा। अगर आप हाइट एंड डिस्टेंस का एक अलग से सारे क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो वो मैं
अलग से वीडियो डाल चुका हूँ, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। उसमें अपन जितने भी हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे कवर कराए हैं मैंने, और जो लास्ट ईयर पूछे गए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दे रखा है अपने पास क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें बोल रहा है कि यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 231 और दोनों संख्याओं का माध्यम समापवर्तक 11, मतलब एलसीएम 231, एचसीएफ 11 तथा पहली संख्या 77 दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर अपन क्या करते हैं, ये हो जाता है एलसीएम इनटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या को अपन ए मान लेते हैं। तो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल ये पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, यह आपको याद होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर पाएंगे। तो 11 से एक बार, 11 से 7 बार, 7 एकम 7, 7 ते 21, 7 ते 21। तो अपने पास जो ए है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 33, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 एचसीएफ और एलसीएम से। ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दे रखा है अपने पास क्वेश्चन नंबर 18, और ये कुछ क्वेश्चन है, एक्चुअली ये क्वेश्चन डिविजिबिलिटी के रूल पर बेस्ड है। डिविजिबिलिटी के जो भी क्वेश्चन होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर अपने से बोल रहा है कि जो संख्या दे रखी है ये 88 से विभाजित है, तो इसका मान ज्ञात करें। ठीक है, तो ऐसे में अपन क्या करेंगे, जो 88 है ये 11 और 8 का मल्टीपल। ठीक है, तो 11 और 8 का जो मल्टीपल है, तो अपन क्या करेंगे, इसके जो लास्ट के 3 डिजिट हैं वो 8 से डिविजिबल होने चाहिए, तभी ये संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित होगी। ठीक है, तो लास्ट के जो 3 डिजिट हैं y96 ये 8 से डिविजिबल होना चाहिए। इसके लिए अपन y की क्या वैल्यू रखें कि 8 से डिविजिबल हो जाए। तो अगर y की वैल्यू अपन 1 रखते हैं तो 8 दूनी 16, 36 में 8 का भाग नहीं जाता। 2 रखते हैं तो 8 तिया 24, बचा कितना 5, 8 7 56। तो यहाँ से जो y की वैल्यू है ये तो कितनी हो गई 2। ठीक है, अब अपन यहाँ पर y की वैल्यू 2 रख देते हैं, 4 x 4 2 9 6। अब अपन क्या करेंगे, 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल है ये क्या कहता है कि इनके जो सम और विषम संख्याओं का जो डिफरेंस है वो या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए या वो 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अपन एक बार इसके विषम संख्याओं का योग करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 4 4 दूनी 8, 8 9 17। तो ये तो हो गया 17, और सम संख्याओं का योग करते हैं, ये कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो गया 8। तो ये हो गया 8। अब x की वैल्यू क्या रखें कि ये या तो 17 हो या फिर ऐसा करने पर इसका कोई 11 का डिविजिबल बन जाए। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू है ये क्या रख लेंगे, x की वैल्यू अपन 9 रख लेंगे, तभी ये क्या होगा, ये भी क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस वो क्या हो जाएगा 0। और 11 का डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है कि या तो उनका जो डिफरेंस है ये 0 होना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ पर 0 हो रहा है, तो इसीलिए ये संख्या 11 से डिविजिबल होगी। ठीक है, जब x का मान 9 होगा तो अपने पास y की वैल्यू तो 2 आ गई, x की वैल्यू 9 आ गई। अब ये मान यहाँ रख देते हैं, तो 9 प्लस y की वैल्यू 2, 2 दूना 4, तो ये कितनी हो गई 13। तो अपने पास इसका मान कितना आ गया, ये आ गया 13, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन अपन इस तरीके से हल करते हैं। और जितने भी डिविजिबिलिटी के रूल हैं वो सारे रूल अपन मैं एक वीडियो के अंदर करा चुका हूँ। उस वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो वीडियो आप देखें। और जितने भी डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन उसमें कवर हो रहे हैं, और चाहे वो 1 से लेकर 9 11 ये 11 संख्याओं का डिविजिबिलिटी रूल उसके अंदर बताया हुआ है मैंने। जैसे 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 9 का क्या कहता है, या 11 का क्या कहता है, या 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। इस पर बेस्ड आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो क्वेश्चन इस तरीके से हल होते हैं। और मैं वो वीडियो अलग से आपको बता चुका, अब वो वीडियो जाकर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, और इसमें बोल रहा है इसको एक्चुअली हल करना है अपने को। वही अपन क्या करते हैं, सबसे पहले भागल करते हैं, फिर गुणा, फिर
जोड़ बाकी कोई भी, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करें, ब्रैकेट हल करते हैं। तो 49 में से 13 गया तो ये हो गया 36, और अब भाग हल करेंगे, 9 दूना 18 इंटू 2। कहाँ तक हल कर लिया अपन ने, यहाँ तक हल कर लिया, प्लस का निशान, क्योंकि पहले क्या करेंगे, भाग हल करेंगे। तो ये होगा प्लस का निशान 4, पहले भाग किया तो ये हो जाएगा 2 प्लस का 5, ठीक है। तो ये कितना हो गया 8, ये तो कितना हो गया 36 दूना 72, और प्लस का 8 5 13, तो ये हो गया 13। तो 72 और 13 कितना हो गया 85। तो जो ऊपर वाली जो संख्या है ये तो क्या हो गई 85 हो गई, और जो नीचे वाली संख्या है 14 14 पंजे 17 चौसाते 98, तो ये हो गया 7, और यहाँ पे प्लस और प्लस दे रखा। अब यहाँ पे ऑफ दे रखा है तो ऑफ सबसे पहले हल होगा, ऑफ सबसे पहले हल होगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है गुणा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का 7 इंटू 6 चौका 24, तो ये हो गया 24, और फिर हल होगा भाग 8 प्लस 4, तो इसको हल किया तो ये हो गया 3, फिर होगा गुणा 3 7 21, 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो हो गया 21 प्लस 7 प्लस 4, तो ये कितना हो गया 28, ये 3 नहीं 4 है ना, ये तो ये हो गया 4, 28 से 4 32, तो नीचे वाली संख्या क्या आ गई, ये आ गई 32, ठीक है। तो अपने पास इसका जो टोटल है ये क्या आ गई 85/32, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को बस आपको बोर्ड मास के सारे रूल पता होने चाहिए, और आपको इस इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से करना होता है। आप अगर थोड़ी सी भी गलती कर देते हैं तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से हल करिए, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूँगा। और आगे अपन बहुत सारे मॉक टेस्ट लाएंगे। CHSL का एग्ज़ाम अभी जब फरवरी और मार्च के मध्य में होगा, तो तब तक अपन बहुत सारे मॉक टेस्ट दे चुके होंगे और आपकी जो स्पीड है वो काफ़ी अच्छी हो चुकी होगी, और हर प्रकार के क्वेश्चन अपन करने वाले हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम में जब आप क्वेश्चन करने बैठेंगे तो आप उन क्वेश्चनों को काफ़ी आसानी से और काफ़ी जल्दी हल कर रहे होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक बार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। सो गाइस, थैंक यू।